नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस 10th चैप्टर ग्रेविटेशन। लास्ट सेशन में हमने फ्री फॉल कंसेप्ट डिस्कस किया था। व्हाट वाज दैट? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। नंबर वन, देन व्हाइल फॉलिंग डाउन is there a change in velocity? Will the object be under acceleration? The answer is yes. While falling down, there will be a change in magnitude of velocity, and any change in velocity will involve acceleration. So whenever an object falls towards earth, an acceleration is involved. और इसी को हम कहते हैं acceleration due to gravity, जिसके लिए सिंबल है small g. And now we are about to derive the formula. So question कैसा आएगा? Derive the formula or expression for small g. एक बहुत important question है ये, याद रखना। इस चैप्टर का ये एक ही डेरिवेशन है और जो हमने यूनिवर्सल लॉ के वक्त लिखा था उसको डेरिवेशन नहीं बोल पाएंगे हम, क्योंकि वो हमने सिर्फ मैथमेटिकली कन्वर्ट किया था। क्या था वो? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया और एक कांस्टेंट लिखा। तो ये डेरिवेशन है ही नहीं। पहली बात तो ये खाली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो लॉ का। लेकिन अब हम इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी। और डेरिवेशन में याद करो, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड कंसिडर एंड वी विल कवर मीनिंग्स ऑफ फ्यू अल्फाबेट्स which are going to come in this. So what we can start with is capital M, mass of first object, small m, mass of second object. This is the way you can go. यही सब उन्होंने आपको यहाँ पर टर्म्स में दिया रहता है। देन कैपिटल F, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल M, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉल m, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, कैपिटल F, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक मिनट, आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा होगा, मेक अ चेंज and write capital M, mass of planet, small m, mass of an object. This will be much better. Capital F, gravitational force. D, distance between the object. D, distance between the object and the planet. Then कैपिटल M, स्मॉल m, D, और कैपिटल G लिख सकते हो आप, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये सब टर्म्स अभी डेरिवेशन में आने वाले, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लियर इट आउट फर्स्ट। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत। 2 मेन स्टेप्स हैं एंड फिनिश्ड। आप देख लेना खुद से। सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसके लिए आपको कैपिटल F इज नथिंग बट फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, या हम इसको सिर्फ फोर्स भी बोल पाएंगे। तो आपको कैपिटल F के 2 फॉर्मूलाज लिखने हैं। एक हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या रहेगा कैपिटल F का फॉर्मूला? कैपिटल F का फॉर्मूला रहेगा m.a, करेक्ट। लेकिन याद करो, इस चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन के जगह सिंबल क्या लिखने का सोचा है? इज g। अब g लिखो, a लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कंपल्सरी वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड के सम्स आएंगे, आपको a की जगह g लिखना ही है, बिकॉज इन दैट केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन्वॉल्व्ड। तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन
फॉर्मूला वही है, अल्फ़ाबेट हम ए के जगह पर जी लिख रहे हैं. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देन कैपिटल एफ का एक और जगह पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. What part it was? It was under the part universal law of gravitation. According to universal law of gravitation, there is again a formula of capital F. याद आना चाहिए. Try to recall कि क्या था कैपिटल एफ का फॉर्मूला. फर्स्ट सेशन 3 न्यूमेरिकल्स भी लिए थे मैंने उसके बाद. याद आया? अच्छी बात है. नहीं आया? संडे को टेस्ट है, देखो क्या करना है. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल एफ का ये फॉर्मूला है. करेक्ट. नाउ आप देख सकते हो दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट पार्ट सेम है. दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट पार्ट सेम है, राइट. दिस इज नथिंग बट फोर्स ओनली. सो बिकॉज देयर एलएचएस इज सेम, वी कैन इक्वेट देयर आरएचएस. हमने ऐसे ज्योमेट्री में किया हुआ है फ्रॉम 1 and 2. अब हम दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं. स्मॉल m डॉट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d square. Then what? Small m gets cancelled. And what was small m? Small m was mass of an object. और कल की बात याद करो, मैंने कहा था आपको कि acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंको, इन फर्स्ट सेकेंड उसकी वेलोसिटी 9.8 रहेगी, दूसरे सेकेंड में इसकी डबल हो जाएगी, तीसरे सेकेंड में इसमें आप 9.8 ऐड ही करते चलो, वही काम करना है सिर्फ. तो ये इस हिसाब से वैल्यू बढ़ते जाएगी, ये बात है. तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से ही बढ़ते जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते जाएगा, और स्मॉल m कट, एंड देयरफॉर स्मॉल g का वैल्यू होगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर. एंड देयर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला. लेकिन एक और स्टेप लिखने वाले, जस्ट अ मिनट, इतना लिख दो. अब कुछ टीचर्स आपको ये हिसाब से फॉर्मूला एक्सपेक्ट करेंगे, तो अब हम उसके लिए एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ये इन जनरल डेरिवेशन था, लेकिन अब क्या, दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, इफ द ऑब्जेक्ट, लिख डालो, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, then what will be the distance between the object and the planet? याद करो हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, 1 kg object on the surface of the earth. If an object is on the surface of the planet, तो distance कहाँ से लेना होता है? We always take the distance between their centers. याद करो, तो प्लैनेट का सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, राइट. हम अर्थ के लिए ये अभी तक बोला ही नहीं है, ये इन जनरल करते जा रहे हैं. तो हम d की जगह पर r लिख सकते हैं. एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन नाउ बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन नाउ बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला. एंड नाउ आई विल क्लियर इट आउट कि ये अर्थ के लिए कैसे कैलकुलेट किया. ईजी है, देखो. और यही टॉपिक अगला है. देन आई विल आस्क यू फॉर योर डाउट्स. हियर इट इज. To calculate the value of g. See, it's a rare case question, but if asked, it should not be a problem to you, because they'll ask you calculate the value of acceleration due to gravity on earth, right? तो अब उसके लिए आपको पहले क्लियर करना होगा. Look at this formula and decide acceleration due to gravity depends on which two factors. This is one important question. Acceleration due to gravity यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लैनेट पे फेंका ऊपर आसमान में, तो वो गिरते वक्त कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 कैपिटल M. एंड व्हाट वाज कैपिटल M? कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट. यहाँ देखो, capital M is mass of planet, right?
and radius of that planet. So remember, these are the two factors which will decide how much is going to be the acceleration due to gravity in that planet. And हर एक planet का mass और हर एक planet का radius बिल्कुल अलग अलग रहेगा. That's why acceleration due to gravity will be different on different planets. See, this is the formula in front of you, and it clearly says that it depends upon the mass of the planet and the radius of the planet, and every planet will have different mass and radius, and hence value of g, small g, will be different for different planets. और कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो फॉर्मूला में आ भी गया तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू हर एक प्लैनेट के लिए सेम रहेगी. सो विद दैट इन कंसिडरेशन वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. अब उसके लिए आपको मास ऑफ द अर्थ लर्न रहना चाहिए, और लर्न करने में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बिकॉज इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ शुड बी लर्न बाय यू, और रेडियस है अर्थ का 6.4 into 10⁶ meter, correct? So with these values you can first write the formula that if you have to find the acceleration due to gravity on earth, तो आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि that object is somewhere around earth, तो आपको नियर बाय सरफेस ही काउंट करना है, और वो काउंट करने की वजह से आप डिस्टेंस रेडियस ही लोगे, वरना और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास. 6.67 into 10⁻⁻11 ये कैपिटल जी का वैल्यू है. मास ऑफ द प्लैनेट इज दिस, रेडियस ऑफ द प्लैनेट. और यहाँ पर भी आपको सॉल्विंग करते नहीं बैठना है, फर्स्ट लेक्चर याद करो, मैंने ही बात कही थी कि ऐसे कैलकुलेशंस करते नहीं बैठने. हाँ, नाम के लिए, सजावट के लिए इतना तो कर लेने का. 6.67 into 6 यहाँ लिखने का अच्छे से, 10⁻11 into 10⁻24, 24-11 यहाँ पे अच्छे से लिख देने का. 6.4 का एक स्क्वायर कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है. 10⁻6 का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻12. और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 बार सम्स में यूज़ करने वाला है, तो वैल्यू लर्न भी हो जाएगी आगे चल के. दैट द आंसर विल कम एज 9.8 meter per second square. But you should know that how this value was obtained. It was all because of this formula, and after you know the mass and the radius of the planet, just substitute that values and you get this answer as mentioned here. Hence the derivation is over. और अर्थ के लिए कैसे स्मॉल जी की वैल्यू काउंट की है ये भी हो गया. तो सर एक मिनट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन आपने सुना है कि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहता है, तो वो क्यों रहेगा कम? बिकॉज मास और रेडियस मून का कम रहेगा, दैट्स द रीज़न. और उसका कैलकुलेशन यहाँ पर डिटेल में नहीं दिखाया उन्होंने, बस इधर बताया है बात. देखो कि अर्थ का मास और रेडियस देखो, नाउ दे हैव, उन्होंने राउंड ऑफ किया है वैल्यूज़ को, तो आपको वैसे याद रखना है. और मून का देखो मास, ये वैल्यू खाली मत देखो, 10⁻22 मास कम है, रेडियस तो बहुत ही ज़्यादा कम है. सो बिकॉज मास और रेडियस कम है, स्मॉल जी की वैल्यू दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पर बहुत कम है अर्थ से. जस्ट आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट वन एग्जाम्पल कि प्लैनेट का रेडियस और मास अगर ज़्यादा है अर्थ से, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा. मास और रेडियस अगर कम है तो ग्रेविटेशनल पुल कम रहेगा. अब डेरिवेशन अगर नहीं पूछे या ये अगर वैल्यू नहीं पूछे तो एक गिव रीज़न पूछ सकते हैं वो, वाई इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिफरेंट ऑन इक्वेटर एंड एट पोल्स. तो ये पॉइंट डिस्कस करने वाले. अब आपको ये ध्यान देना, मैं पूछने वाला हूँ आप में से किसी को, तो ये गिव रीज़न मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछने वाला हूँ, सो बी अटेंटिव. अब ध्यान दो,
यहाँ पे मेरे को ओवल शेप थोड़ा निकालना होगा, ठीक है। सो द आंसर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट सेंटेंस इज how is acceleration due to gravity dependent on the radius? How is that related? मतलब is it directly related or is it inversely related? ये आपको पहले गेस करना है। अगर रेडियस आपको सामने इक्वल टू के नीचे दिखाई दे रहा है तो आपको गेस करने आना चाहिए दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज inversely proportional to the radius of the planet. Acceleration due to gravity is inversely proportional to the radius of the planet. Means more the radius, less will be the acceleration due to gravity. Less the radius, more will be acceleration due to gravity. ये ध्यान रखना होगा आपको. And with that, we can easily end the answer. Where is more radius? Earth is not a perfect sphere. So that's the answer. You should start with. Earth is not a perfect sphere. As the radius increases from poles to the equator. So as we come from poles to equator, radius increases. And more the radius equatorial area में ज़्यादा रहता है, less will be the acceleration due to gravity. And at poles, if we discuss, radius कम है, so acceleration due to gravity will be more at poles. तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, फिर ये इन्वर्सली का रिलेशन लिखना होगा, एंड देन वी कैन राइट दिस आंसर. सो लेट्स रीड फर्स्ट. आंसर नोट्स में कैसे कवर किए देखो. हियर इट इज. फॉर्मूला पहले एक्सपेक्टेड है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर. देन क्या लिखा है देखो नेक्स्ट सेंटेंस, वैल्यू ऑफ G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ प्लैनेट. देन अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. एज द रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर एट इक्वेटर. एज द रेडियस इज ग्रेटर एट इक्वेटर, रेडियस अगर ज़्यादा G का वैल्यू कम रहेगा. एज रेडियस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर, वैल्यू ऑफ G इज लेस at equatorial region. And as radius of earth is less at poles, as radius is less at poles, value of G becomes greater at poles than at the equator. फिर आपका डाउट आएगा, फिर ये क्या वैल्यू लिख रहे हैं हम, अर्थ में झगड़े चल रहे हैं कि इक्वेटर में ज़्यादा पोल्स में कम. अगर पॉइंट ये बताने गए कि कितना इनमें फ़र्क है तो बहुत ही नेग्लिजिबल फ़र्क है. तो यहाँ दिया देखो उन्होंने दैट, एक मिनट, फॉर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस वी कैन टेक G टू बी मोर और लेस कॉन्स्टेंट ऑन और नियर द अर्थ, बट फॉर ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दैट फॉर्मूला. तो पॉइंट में फ़र्क आएगा, 9.5 रहेगा, 9.6 रहेगा, 9.7 रहेगा. तो आपको मोर और लेस यही वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि एक सम में ये नहीं देंगे आपको वो इक्वेटर में या पोल में करते बैठे एक्सपेरिमेंट. तो आपको गिव रीज़न एक आ सकता है जिसके लिए ये एक आंसर है उसका. तो अब ये सेकंड पार्ट चैप्टर का पूरा एंड हो जाता है. फिर ये सब कुछ भी वर्थ नहीं है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ. ये एक्टिविटी एक है इंपॉर्टेंट, अभी मेरा ध्यान गया कि यू कैन जस्ट रीड इट आउट. इस पर क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज में. सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. Take a sheet of paper and a stone. Drop them simultaneously from the first floor of a building. Observe whether both of them reach the ground simultaneously. We see that paper reaches the ground later than the stone. और अभी अभी मैंने बात बोली थी कि मोटे इंसान को फेंको या छोटे पतले इंसान को फेंको, दोनों साथ में गिरेंगे. फिर यहाँ पे स्टोन और पेपर में, पेपर क्यों धीरे गिरा? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर पेपर
क्रम्पल्ड नहीं था, नॉर्मल रेगुलर पेपर है जिसका सरफेस बड़ा रहता है, तो उसको पूरा एयर का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा. द एयर ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन. करेक्ट, क्योंकि स्टोन की साइज छोटी रहती है. तो एक मिनट, स्टोन मान लो इतने छोटे साइज का है, लेकिन पेपर का सरफेस बड़ा रहने की वजह से एयर का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट पेपर विल फॉल डाउन स्लोली. पर अगर आपने दो पत्थर, एक बड़ा पत्थर लो एक छोटा पत्थर लो, दोनों साथ में गिरेंगे. करके देखो एक्सपेरिमेंट. नीचे कोई इंसान नहीं रहना चाहिए, खाली उतना ध्यान रखना, वरना छोटा पत्थर भी महंगा पड़ सकता है. ठीक है. सो अब हम ये फॉर्मूलाज देख लेते हैं. जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने लर्न किए थे, अब हम उनको न्यू वे में लिख के निकालेंगे. सो जस्ट राइट इट डाउन. क्या फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. और एक बहुत अच्छा डाउट स्टूडेंट को रहता है, अब मैं वो आपको आएगा, इससे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये g लिखना कब है. whenever the sum will be related to vertically upward या डाउनवर्ड मोशन. फिर किसी का एक डाउट, सर मोशन चैप्टर में हमने 3 या 4 सम्स देखे थे ऐसे, उनमें क्या करना है? अब एग्जाम में अगर कोई सम आया तो ब्रैकेट में चैप्टर का नाम लिख कर आता है क्या? नहीं. तो अब से वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन कुछ भी रहे, आपको फॉर्मूला जी के टर्म्स में ही लिखना है. तब मोशन चैप्टर में ये सब नहीं पढ़ाया था, इसलिए आपको नहीं मालूम था, लेकिन अब आपको वैल्यू जी का ही टर्म लेकर फॉर्मूला लिखना होगा. फिर याद करो, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में मैंने कुछ आपको टर्म्स लिख कर दिए थे, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि इसमें तो हर एक सम वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड का ही रहेगा. याद करो, मैंने आपको u, v और g के बारे में कुछ बातें कही थी. तो ये पॉइंट्स थे वो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकते हम, तो आपको दिमाग में रखना है कि वो इनिशियली रेस्ट पे रहेगा. करेक्ट. एंड वी विल बी आस्क्ड और गिवन टू यू, आइदर वो पूछेंगे या आपको वैल्यू देंगे. एंड व्हाट विल दैट बी? विथ व्हाट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. याद करो, लिख लो. मैं कल के सेशन में फ्रॉम द फर्स्ट मिनट आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, आपको लिख के निकालना है. बैठे मत रहो खाली नेटफ्लिक्स का मूवी देखते जैसे. आपको ऑब्जेक्ट कभी भी डाउनवर्ड मोशन में दिया जाए, आपको u0 लेना है, वो नहीं देंगे. और अगर पूछा विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, इट मीन्स इट विल बी v. या अगर वेलोसिटी कोई दी है, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन विथ 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको v की जगह पर लेना है और g का वैल्यू प्लस लेना है. प्लस क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. करेक्ट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपको g का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. और कुछ सम्स में इजी करने के लिए आपको g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देंगे. सो अनलेस एंड अनटिल गिवन आपको ये लेना है वैल्यू. अदरवाइज आप जब मेंशन करें तो आपको ये g का वैल्यू 10 लेना है. खुद की खोपड़ी नहीं लगानी है कि चलो कैलकुलेशन इजी होता है इसलिए g 10 लेते हैं. खाली फार्मूला के मार्क्स मिलेंगे, स्कूल एग्ज़ाम हो या ट्यूशन टेस्ट. अगर g का वैल्यू दिया है 10 तो ही 10 लेना, वरना 9.8 लेना. अब आप मोशन चैप्टर के वो 3 या 4 सम्स रिकॉल करो या जाके रेफर करना. उनमें आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आइदर 10 दिया था, या उस सम में अगर फाइंड करना पड़े. एक मिनट, आपको g प्लस में लेना है बिकॉज इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स. नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, याद रखना कि ऊपर आते आते वो एक जगह रुक जाएगा, तो v आपको 0 लेना पड़ता है.
ये मोशन में भी देखा था हमने, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में भी हमने 2 सम्स किए थे. एंड देन यू विल बी आस्क्ड और गिवन टू यू कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज थ्रोन अपवर्ड्स, राइट, वो सब. एंड फाइनल वेलोसिटी ये लोगे और g का वैल्यू नेगेटिव लेना है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो आपको -9.8 लेना होगा. और अगर उस सम में 10 दे के रखा है तो आपको साइन के साथ नहीं देंगे, आपको खुद दिमाग लगाना है कि देन यू विल हैव टू टेक -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर g की वैल्यू उन्होंने ब्रैकेट में 10 दे के रखी है तो माइनस साइन आपको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. और यही 3 फॉर्मूलाज जो हमने मोशन चैप्टर में सीखे थे, वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद दैट. तो ये 3 फॉर्मूलाज प्रिपेयर करके रखो, ये दिमाग में डाल दो. और इस पर न्यूमेरिकल्स हम कल से शुरुआत करने वाले हैं. कल का थियोरी पार्ट 15 मिनट का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट.